तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2026। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो बताने वाला हूं D2 आपके एग्जाम 2026 जो होने वाले हैं वहां पे आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और जिस तरह से दोस्तों आज आप लोग जियोग्राफी का देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल का भी दिखाइए, हिस्ट्री का भी दिखाइए, इकोनॉमिक्स का भी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट चाहते हैं एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे उसी सब्जेक्ट के बारे में मैं दोस्तों आप लोगों को बताने का पूरी प्रयास करूंगा। तो आइए सर हम लोग जियोग्राफी का मॉडल पेपर आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि सर हमारे जो जियोग्राफी है इसमें मैप का क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मैप आएगा आपका पेपर में 5 मार्क्स का। कितना मेरे भाई? 5 मार्क्स का एक मैप आएगी। और ये मैप के अलावा 2 क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका मैप से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी आपका जो 7 मार्क्स है ना दोस्तों, आप अगर अच्छी तरह से मैप पढ़ लेते हैं तो आप चुटकी में ला सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं सर कि मुझे क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो दोस्तों आप लोग फटाफट जाइए, अभी फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने अवेलेबल हो चुकी है हमारे सामने फाउंडेशन कोर्स, जिसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम चल रही है। लेट ना करें, अभी दोस्तों 60% का ऑफर चल रहा है। 999 रुपया का कोर्स मात्र मिल रहा है 399 में। यह मौका अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे, मजेदार तरीके से तैयारी करें। तो आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दोस्तों आप लोग पता है जो जियोग्राफी का जो मैप सेक्शन है इस तरह से आपके पेपर में मैप का क्वेश्चन आएगी। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे जियोग्राफी में अच्छी तरह से मार्क्स लाना है इनके तरह, दोस्तों आप हमारे स्टूडेंट्स का देखिए ये कैसा मार्क्स लाया है। जियोग्राफी में दोस्तों 95, जियोग्राफी में दोस्तों 95 मार्क्स। देखिए दोस्तों आपका 90 मार्क्स से इधर आने का मौका ही नहीं मिलेगी। जितना बताता हूं क्लास में, यानी ऑनलाइन क्लास में जितना बताता हूं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर लेते हैं तो यकीन मानिए बंदा चैलेंज करता है दोस्त कि आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, यहां तक ही नहीं, एक स्टूडेंट ने तो दोस्तों एकदम हद कर दिया भाई, 99 भाई, हाँ 99 मार्क्स ला के दिखाया मेरे दोस्तों। और यह भी दिखा दिया कि 2026 के एग्जाम में आप हमसे 1 नंबर ज्यादा ला सकते हैं, यानी 100 में 100। अगर आप चाहते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करें, हमारे साथ सुबह शाम जुड़े रहें। यह मौका दोस्तों दोबारा आपको मिलने वाला यहां पे नहीं है, इस बात को याद रखना है। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम लोग पोस्टमार्टम भी करेंगे। ओके, आइए पहला क्वेश्चन है सर, आपकी क्वेश्चन है कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच, यानी हमारा जो मानव भूगोल है, मानव समाज है और धरातल के बीच के संबंध को सबसे पहले अध्ययन किया था, वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले अध्ययन किया था? तो बताएंगे सर वो था हमारा फ्रेडरिक रेटजेल। कौन था मेरे भाई? फ्रेडरिक रेटजेल। भूलिएगा नखे दादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया रुको और जाओ, मतलब क्या मेरे भाई? रुको और जाओ, यानी दोस्तों आपसे पूछा गया कि रुको और जाओ, जिसे हम लोग निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत करने वाला था दोस्तों हमारा ग्रिफिथ टेलर। ये 200% का गारंटी देता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम 2026 में यह क्वेश्चन आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अब्बू आ रहे हैं, इसी तरह से 2026 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? मतलब दोस्तों 21वीं शताब्दी, आपका जो 21वीं शताब्दी है ना दोस्तों, वहां पे 21वीं शताब्दी में बताया गया था कि हमारा आबादी हो जाएगी पूरा विश्व का कितना मेरे भाई? 600 करोड़। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये हमारा आबादी जो है 800 करोड़ प्लस हो चुकी है। कितना मेरे भाई? 800 करोड़ प्लस हो चुकी है पूरे विश्व की आबादी। ओके, चलिए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है सर, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का जो भी दोस्तों क्या था, सबसे पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग दिल के दरवाजे पे बंद कीजिए। क्या मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका 200% छपेगी। कितना मेरे भाई? 200%। लिख ले प्यारे, जो क्वेश्चन कहता हूं ये 100% छपेगा, इस बात को याद रखिएगा। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोस्तों देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक।
सर कब दिया था इन्होंने, तो बताएंगे सर हमारा 1990 में। सर ये जो हमारा HDI है जिसे हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, इसमें क्या निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों बताते चलो, इसमें निर्धारित किया जाता है कि किस देश की शिक्षा व्यवस्था, क्या मेरे भाई, किस देश की शिक्षा व्यवस्था, किस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जी हाँ, किस देश की शिक्षा व्यवस्था, किस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और किस देश की दोस्तों हमारा जो है अर्थव्यवस्था, यानी दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं क्या, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, ये सारा चीज तीनों को देखा जाता है, तीनों को मिला करके दोस्तों हमारा एक रैंक निकाला जाता है और बताया जाता है पूरे साल भर में कि कौन सा देश पहला है, कौन सा देश लास्ट में है, कौन सा देश का रैंक कहां है। अगर बात करें दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के बताना है मेरे दोस्तों, वह देश का नाम है क्या, नॉर्वे, क्या मेरे भाई, नॉर्वे। और मेरे प्यारे अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान है मेरे भाई, तो बताएंगे सर भारत का स्थान है 130, कितना, 130। ये डाटा बताया गया 2025 के अकॉर्डिंग, क्या मेरे भाई, ये डाटा बताया गया है 2025 के अकॉर्डिंग। और हाँ इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 129 देश भारत से क्या है, आगे है, क्या, भारत का रोल नंबर कितना है, 130। अब भारत से पहले 129 देश स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में क्या है, आगे है। और हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रह गए दोस्तों, और हमें पछाड़ कर रख दिया है छोटा छोटा देश, मालदीव, श्रीलंका, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सब देशों ने हमें पीछे कर दिया है दोस्त, सोच सकते हैं मेरे भाई। आइए गुरुजी और बात करते सर डॉक्टर महबूबुल हक, जिसे हम लोग HDI का पिता कहते हैं। सर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के रहने वाले हैं, तो हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान, क्या, हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान। भूलना नहीं दादा, हर एक वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके पेपर में डिटो छपेगी। और प्यारे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहा गया कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो बताएंगे सर मानव विकास में जो उपागम होती है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बताएंगे सर हमारा उत्पादकता उपागम। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है, लिख कर रख ले मेरे शेर सनियों, 2026 के एग्जाम में मैं कह रहा हूं कि छपेगा, क्या कह रहा भाई, मैं कह रहा हूं मेरे भाई छपेगा। तो बताएंगे सर जंग का कटोरा दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा दोस्तों पीटर्सबर्ग को, किसको मेरे भाई, पीटर्सबर्ग को हम लोग बोलते हैं क्या, जंग का कटोरा, भूलिएगा नहीं, एक भी स्टूडेंट्स दोस्तों भूलेंगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, आयात और निर्यात यानी दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लाएंगे और देंगे के बीच के अंतर को क्या कहते हैं सर, व्यापार संतुलन, क्या मेरे भाई, ट्रेड बैलेंस, क्या मेरे शेर सरनियों, ट्रेड बैलेंस। और मेरे शेर सरनियों याद रखिएगा क्वेश्चन छपेगी, आयात और निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर व्यापार संतुलन। और कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कर रहा है मेरे शेर सनियों, किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए। अरे वो माँ बाप जो खुद धूप में काम करके आपको कुर्सी पर बैठा कर पढ़ा रहे, अरे वो माँ बाप जो चूल्हे पे तपस्या देकर आपके भूखे को भूख मिटाने के लिए खाना बना रहे। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। रिजल्ट ऐसी आना चाहिए दोस्तों कि आपके घर के सारा मेंबर का सीना चौड़ा हो जाए और गर्व से कहे अरे मेरे लाला ने जो करके दिखाया है पूरे गांव ने नहीं किया है। ऐसा रिजल्ट लाकर दिखाना है मेरे दोस्तों अपने माँ बाप को। ओके आइए सर, हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा स्लेज गाड़ी है क्या। आप लोग बर्फीली एरिया में मूवी देखे होंगे ना, है ना भाई, आप लोग अक्सर मूवी देखते होंगे। तो दोस्तों मूवी देखते समय आप लोग देखे होंगे कि बर्फीली एरिया में ना कुत्ता भी, जी हाँ कुत्ता भी मनुष्य को खींचता हुआ नजर आ रहा है, जो आश्चर्यचकित बात है। नहीं भाई कुत्ते में खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे ना दोस्तों, लेकिन स्लेज गाड़ी के माध्यम से जो बर्फीली एरिया होती है वहां पे दोस्तों मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, जो टूरिस्ट जो घूमने के लिए जाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि स्लेज गाड़ी खींचने के लिए किन किन पशुओं की मदद ली जाती है, किन पशुओं की मदद लिया जाता है। तो सर कुत्ते को, किसका मेरे भाई, कुत्ता को, जिसे हम लोग बोलते हैं रेनडियर, क्या मेरे भाई, रेनडियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इनमें से कौन सार्क का सदस्य देश शामिल नहीं है? दोस्तों सबसे पहला आप लोगों को पता होना चाहिए सार्क के बारे में कुछ बातें। और मेरे शेर और मेरे शेरनियों याद रखिएगा दोस्त, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सार्क में टोटल कितना देश है, चिल्ला चिल्ला के कहना है मेरे दोस्तों 8 गो देश है दादा। कितना? 8 गो देश है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे कि बताइए सर हमारा जो सार्क है ना, सार्क, इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना दिल के दरवाजे पे, जल्दी से नोट कर लीजिए, 8 दिसंबर 1885। क्या मेरे भाई? 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला बैठक, जी हाँ क्या मेरे भाई, पहला बैठक कहां हुआ था? बैठक कहां हुआ था मेरे भाई? तो बताएंगे सर ढाका। सर ढाका कहां है? कोलकाता में। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहां है? क्या? मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, कहां पे है भाई? तो बताएंगे सर काठमांडू। कहां पे मेरे भाई? काठमांडू में इसका मुख्यालय। भूलिएगा नहीं दोस्त, ये एक क्वेश्चन का हिसाब लेना है। दिल के दरवाजे से आवाज आनी चाहिए सर 30 में 30, एक मार्क्स भी उधर उधर नहीं होना चाहिए। आइए सर, मुख्यालय क्या है सर? काठमांडू। ओके, अब बात आती है, पता है मेरे दोस्तों 2007 से पहले, जी हाँ 2007 से पहले सार्क में 7 गो देश शामिल था। एक गो देश और आके खड़ा हो गया, कौन सा सर? तो बताएंगे सर अफगानिस्तान। यानी बोल सकते सर सार्क का 8वां देश, सार्क का 8वां देश कौन था भाई? तो बताएंगे सर अफगानिस्तान। आखिर अफगानिस्तान कब शामिल हुआ? तो बताएंगे सर 2007 में शामिल हुआ। क्या मेरे भाई? 2007 में शामिल हुआ सर। एक क्वेश्चन और, क्या पता है सर हम लोग ना 8 गो देशों का नाम याद ना रखल पारबो दादा। हम 8 गो देश का नाम हम अपन दिल में कैसे बसाबो, तो थोड़ा बता दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा 8 गो देश का ट्रिक, एक कदम चुटकी में, एक कदम स्वच्छ की ओर नहीं, एक कदम सार्क की ओर तुरंत बोलना सर MBBS। क्या? MBBS पेन, MBBS पेन। हम अगर MBBS करेंगे तो हमारा दर्द होगी। पेन मतलब दर्द। क्या? पेन मतलब दर्द। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दादा, याद रखिएगा। M से म्यांमार, याद रखिएगा दोस्तों। क्या? M से बताएंगे सर हमारा मालदीव, सॉरी M से बताएंगे सर हमारा मालदीव। B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। भूलिएगा नहीं? भूलिएगा ना दादा, अरे भूल जाइएगा, इतना आसान नहीं है कि आप भूल जाएंगे, है ना दोस्त। जिस तरह से आप अपने GF VF को दिल के दरवाजे पे बैठा कर रखते हैं, कहते हैं ना भाई तेरे लिए मैं चांद की टुकड़ा तोड़कर लाऊंगा। साला तू पेड़ पर चढ़कर एक आम नहीं तोड़ सकता है और कहता है, वादा करता है, बेचारा लड़की लोगों को दिखाता है कि तेरे लिए चांद का टुकड़ा तोड़ के लाऊंगा। खैर चांद का टुकड़ा बाद में तोड़िएगा, पहले कैरियर बनाइए। हाँ कैरियर बनाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, खतरनाक ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा। ट्रिक याद रखिएगा, क्या दादा? ट्रिक का नाम है क्या? MBBS इन पेन। MBBS पेन। MBBS करबो ना दादा, बड़ी दर्द भेतो। काहे रे? हमरा बहुत पढ़ल भेतो, से डखातर हमारा दर्द भेतो। पेन का मतलब दर्द होता है। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। 8 गो देश का नाम अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लेना है। और हाँ, एक क्वेश्चन और जाते जाते याद रखना। अरे कोई नहीं बताएगा, जाओ ऑफलाइन में पढ़ो ऑफलाइन में, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल्स। सुनिए और सुनिए जानकारी के लिए, यहाँ पे सिर्फ क्लास 12 की पढ़ाई नहीं होता है, क्लास 12 के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी कराई जाती है दोस्तों, इसलिए पूरा डिटेल्स में बताया जाता है। दोस्त अगर आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का 2025 में बैठक कहां होगी, तो लंदन। करंट क्वेश्चन, क्या करंट क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा, इतना सुंदर तरीके से बताया। 2025 में जो बैठक होगी ना सार्क का, वो कहां होगा? लंदन। याद रखिएगा सर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर,
कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। बाद में दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है सर हमारा जनगणना। क्या मेरे भाई? जनगणना। क्या मेरे भाई? जनगणना। दोस्तों पहली बार जनगणना जो हुई थी ना वो 1872 में हुआ था। कब हुआ था पहली बार? पहला जनगणना कब हुआ था मेरे भाई? 1872 में। ओ मेरे शेरो शेरनियों, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो। लेकिन ये जो हमारा जनगणना थी ये 5 साल के बाद होता था। कितने? 5 साल के बाद। लेकिन दोस्तों कहा 5 साल बाद सही नहीं है, 10 साल बाद होनी चाहिए। यानी दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं सफल जनगणना। क्या मेरे भाई? सफल जनगणना। कब हुआ था? तो बताएंगे सर सफल जनगणना हुआ था 1881। ये दोस्तों 10 साल बाद हुआ था। ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। क्या मेरे भाई? लॉर्ड रिपन। ओ मेरे भाई एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे सर 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे सर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। भूलिएगा नहीं। और हाँ ये तो टेलर दे रहा हूं। क्या टेलर दे रहा हूं? मूवी देखना है तो फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे क्लास में जुड़ जाना है। यहां पे और प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। आज संडे है छुट्टी, आज दुर्गा पूजा है छुट्टी, आज काली पूजा है छुट्टी, आज ईद है छुट्टी। नो दादा, नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल। एवरीडे क्लासेस, सुबह शाम दोनों टाइम एवरीडे क्लासेस होती है। प्रत्येक दिन क्लास होता है जहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव बताया जाती है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव बताया जाता है। इतना सारा चीज कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को रिवीजन भी कराया जाता है। लेट ना करे, यह मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपके लाइफ में सिर्फ एक बार 2025 आया है दोस्त, फिर लौट कर आने वाला नहीं है। 999 रुपए का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 में। ओके आइए सर क्वेश्चन पे बात करते सर। हाँ इतना चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि बताइए सर कि भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो बताएंगे सर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक अंडन में संकलन है। ये हमारा सर गलत है, बाकी सब क्या है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी। जैसे देख पा रहे हैं ना दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्या फाइनल एग्जाम में। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? दोस्तों आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जमशेदपुर से, क्या आप लोग जमशेदपुर से हैं? तो दोस्तों जमशेदपुर क्या है भाई? हमारा औद्योगिक नगर है। क्या फैक्ट्री किसका है? तो बताएंगे सर औद्योगिक नगर। और मेरे भाई जब भारत 1947 में आजाद हुई थी उससे पहले हमारा अंग्रेज जो हमारे देश को कब्जा करके रखा था उन्होंने दोस्तों 4 ऐसी, जी हां पूरे भारत में 4 ऐसी स्टील प्लांट की स्थापना किया था जो आज भी दोस्तों वैसा का वैसा ही है। पहला एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कीजिएगा, पहला प्लांट का नाम था बोकारो स्टील प्लांट। और मेरे भाई बोकारो स्टील प्लांट कहां है सर? झारखंड। कब स्थापना हुआ था? 1964 में। किस देश ने सहयोग से? किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ। फिर मत कहियो दादा कि ना बता ले रे, हम तोहनी के दादा रे भाई, हमार बहन तोहनी के हम सब बताइयो भाई। तोहनी कॉपी में ना एकदम छाप लिया, एकदम छाप लिया दादा। तोहने का क्वेश्चन पूछतो रे भाई, तोहने एकदम छाप लिया। अगला सर हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट जो हमारा कहां पे मेरे दोस्तों? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1959 में। 21 देश के सहयोग से बना, ब्रिटिश। क्या मेरे भाई? ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के सहयोग से। अगला सर हमारा राउरकेला स्टील प्लांट। याद रखिएगा दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट कहां है मेरे भाई? उड़ीसा। याद रखिएगा राउरकेला स्टील प्लांट कहां है? उड़ीसा। 1959 में बना था, किस देश के सहयोग से? जर्मनी से। आगा सर भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है दोस्तों? तो बताएंगे सर छत्तीसगढ़। क्या मेरे भाई? छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? सोवियत संघ। भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? 1955। याद रखिएगा दादा, ये चार्ट एकदम अपने माइंड पे सेटअप कर लीजिए, भूलिएगा नहीं भाई। हो सके इस तरह से उठा के पॉकेट में डाल लीजिए। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों।
टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? इग्लू। और मेरे दोस्त क्लास 6 के बुक में है इग्लू क्यों नहीं पिघलता है? क्या मेरे भाई, इग्लू क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि बर्फीली एरिया में एक टेंट जैसा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़क के किनारे विकसित होती है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि पहाड़ी इलाके में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? शंकुनुमा। क्या मेरे भाई, पहाड़ी इलाके में शंकुनुमा पूछा जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों झील में, तो झील में बताना दोस्तों पंखानुमा, याद रखिएगा। पर आपसे पूछा गया सड़क, सड़क याद रखिएगा दोस्तों। तो सड़क क्या होती है आप ही बताइए, सड़क क्या होता है? सीधा बोलिए ना भाई, सड़क क्या होता है? सीधा। यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं सर इस प्रकार से होगा सरल रेखा, यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं रेखीय प्रतिरूप। और हमारा आज एप्लीकेशन पे यही चैप्टर चल रहा था। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य प्रकार है वो आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा भूमि, याद रखिए दोस्तों मृदा लवणता। क्या मेरे भाई, मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? और मेरे भाई सामूहिक कृषि मतलब क्या? याद कीजिए दोस्तों, भारत में झूम खेती। क्या भारत में झूम खेती? कोई दोस्तों स्थानांतरण कृषि कहते, कोई दोस्तों घुमतू कृषि कहते, अलग अलग नाम से जाना जाता है। वही कह रहा है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ के लोग क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर फैजेंडा। क्या फैजेंडा कहते हैं दोस्तों? सॉरी भाई, कोलखोज। सॉरी भाई, कोलखोज कहते। क्या कोलखोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। अगला, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? मतलब हमें जल को बचाकर क्यों रखना चाहिए? क्या कारण है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जल को बचाकर रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोस्तों आप कहेंगे जल की कमी के लिए। स्थानिक ऋतु आवास असमानताएं, जब बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है, जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है। एक भी कारण यह है। बढ़ती मांग और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण, इन सब के कारण दोस्तों हमें जल को बचाकर रखना चाहिए। अगला, स्वर्ण कॉलर। ओ मेरे भाई, लाल कॉलर नहीं कहा है दोस्त, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक आता है सर हमारा लाल कॉलर। क्या मेरे भाई, लाल कॉलर। याद रखिएगा दोस्तों, रेड, याद रखिए। क्या आपसे पूछा गया रेड कॉलर नहीं, आपसे पूछा गया स्वर्ण कलर यानी गोल्डन कलर। और मेरे भाई गोल्डन कलर हम लोग बोलते हैं किसको? तृतीय क्रियाकलाप को। अगर आपसे पूछा जाएगा लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है, कौन से क्रियाकलाप को, तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप को। याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग बोलते हैं लाल कॉलर। क्या मुस्कुराकर बोलिए ना भाई, लाल कॉलर। क्या प्राथमिक क्रियाकलाप को बोलते हैं लाल कॉलर। और हाँ, क्या हाँ किसको, तो बताएंगे सर अगर स्वर्ण कलर अगर आपसे पूछा जाएगा तो तृतीय क्रियाकलाप। क्या मेरे भाई, स्वर्ण कलर पूछा जाएगा तो तृतीय क्रियाकलाप, भूलना नहीं है भाई। आइए सर कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूं भाई, कुछ एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। खनन करना, लकड़ी काटना, पशु पालन, मछली पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, कृषि करना, ये सारे किसमें आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप। किसमें आता है मेरे भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप, जो खास करके ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं। क्या मेरे भाई, ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं। एक आता है सर सेकेंडरी क्रियाकलाप, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब दोस्तों खनन करना, द्वितीय क्रियाकलाप में होता है क्या? विनिर्माण, यानी दोस्तों हाथ से बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? द्वितीय क्रियाकलाप। जैसे शर्ट बनाना, जैसे दोस्तों गाड़ी बनाना, चेयर बनाना, ये सब बैग बनाना, ये सब क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में मेरे भाई? तो अभी डिस्कस कर रहे थे लाल कॉलर नहीं, स्वर्ण कॉलर। स्वर्ण कॉलर हम लोग कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप को। यस या नो? तृतीय क्रियाकलाप को दादा। तो तृतीय क्रियाकलाप में आता है हमारा वातावरण, हमारा यातायात, हमारा परिवहन, हमारा बैंकिंग, हमारा जिस चीज में हमें सेवा मिलती है। क्या? जिस चीज में हमें सेवा मिलती है उसी चीज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? तृतीय क्रियाकलाप। स्कूल, अस्पताल, जहां सेवा मिलती है उससे हम लोग बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप। ओके, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? वो कौन सा खनिज है जो किसी भी उद्योग को चलाएगी? किसी भी उद्योग को चलाने के लिए उस खनिज की हमें आवश्यकता
पड़ती है उस खनिज का नाम है दादा रे लोह अयस्क। उम्मीद करियो रे भाई हमर बहन कि तोहने हमर बतवा बुझल पा रही। आशा करियो ना रे भाई हमर बहन की तोहने हमर बतवा बुझल पा रही। अगर तोहनी के लागो हो कि सर तू जेटा पढ़ा ही ना हमने बिल्कुल समझ जाए हो तो तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया। हाँ दादा, आप लोगों को लगता है कि सर जो चीज बता रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बार दे दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित किए गए थे? तारापुर। क्या दादा? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर, जल संवर्धन विकास और प्रबंध द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नीरू मीरू। ओ बाप रे बाप, 200% छपेगा। क्या मेरे भाई? 200%। नीरू मीरू का संबंध आपसे पूछा गया आखिर किस प्रदेश से है? तो दोस्तों ये हमारा आंध्र प्रदेश। किससे मेरे भाई? नीरू मीरू का संबंध आंध्र प्रदेश। क्या नीरू मीरू का संबंध किससे मेरे भाई? आंध्र प्रदेश। भूलिएगा नहीं दादा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते सर। अगला क्वेश्चन है सर, सवेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? ए मेरे भाई लिख ले मेरे प्यारे, 200% की गारंटी। एक दो नहीं, 200% की गारंटी। क्या सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। याद रखिएगा दादा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं सवेज नहर। ओके, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोगों को फटाफट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं सर कि मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोग प्ले स्टोर से आप ही जाकर मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्स आएंगे, लेकिन आपको फाउंडेशन कोर्स को आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और फाउंडेशन कोर्स पे नजर दौड़ाना है। फाउंडेशन कोर्स को दोस्तों आप लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं भी चलाते हैं, वहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, जैसे बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, स्कैनर दिया हुआ है, आप किसी से स्कैन करवा लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगी। और एडमिशन हो जाने के बाद हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें मजेदार तरीके से दोस्तों। ओके, भूलिएगा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला कहा गया सर, निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास स्थल पाया जाता है दोस्तों? डाउन्स। क्या मेरे भाई? डाउन्स पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक उत्तरदायी है भाई। प्रतिकर्ष और अपकर्ष के कारक का उत्तरदायी क्या है? प्रवास के लिए। किसके लिए मेरे भाई? प्रवास के लिए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उस समय बताऊंगा कि ज्योग्राफी में सब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सब्जेक्टिव में किस तरह से हमें लिखना चाहिए। ये प्रवास क्या है, प्रवास के कितने प्रकार होती है, सारा वो चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? मोदी कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, भाई और बहनों, हमारा 125 करोड़ देशवासियों। और मेरे दोस्तों एक बात और याद रखेगा, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अभी भारत आ चुकी है। दूसरे नंबर में सर हमारा कौन है? चीन। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे कौन है मेरे भाई? चीन। तीसरे नंबर में हमारा कौन है मेरे भाई? अमेरिका। कौन है? यूएसए। चौथा नंबर में कौन है सर हमारा? इंडोनेशिया। याद रखिएगा दादा, भूलिएगा नहीं। ये 4 गो देश को आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए फटाफट सारे स्टूडेंट्स। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा हमारा इंडोनेशिया। भूलिएगा नहीं दादा। आइए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? क्या मेरे भाई? डायमंड हार्बर आखिर किस नदी पर स्थित है? तो बताएंगे सर हुगली नदी। क्या मेरे भाई? हुगली नदी। ओ मेरे दोस्तों, दिल्ली कौन सा नदी के किनारे स्थित है? बताइए। दिल्ली कौन सा नदी के किनारे स्थित है? यमुना। और भारत का सबसे प्रदूषित नदी यमुना। भारत का सबसे प्रदूषित नदी की अगर हम लोग बात करें वह होगा हमारा यमुना। ओके, अब सर भारत का सबसे लंबा नदी अगर आपसे पूछा जाएगा, गंगा। क्या? गंगा। और भारत का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा, नील नदी जो मिस्र में बहती है। और विश्व का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाएगा तो आपको अमेजन बताना है जो ब्राजील में बहती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा वो क्वेश्चन करवाना है, वो भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, आपके पास अभी समय है। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं।
किसी भी तरह से कोई भी जानकारी लेना है, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।